हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। आज मैं आपको हिस्ट्री, जिसको हम लोग इतिहास बोलते हैं, इसमें जो प्रमुख फैक्ट है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं उसको मैं आपसे डिस्कस करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे विद्यार्थी जो मुझे बार बार कमेंट करके सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, टेलीग्राम चैनल क्या है, एग्जाम कब होगा, एग्जाम का फॉर्म कब चालू होगा, इस प्रकार के कमेंट करते हैं ना, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा आप मेरे स्टार्टिंग का वीडियो देखिए, क्योंकि आप रेगुलर तो हैं नहीं और आप बहुत लेट से भी देख रहे हैं वीडियो को, क्योंकि फॉर्म तो कब से आ चुका है, एग्जाम भी अब बहुत नज़दीक है और ऐसे हालात में आप लोग अभी सिलेबस पूछते हैं मेरे से या नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। ये मैं स्टार्टिंग से हर रोज बता रहा हूँ कि इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी कितनी कट ऑफ चाहिए, कितना आपको मार्क्स लाना, ये भी बता के बैठा हूँ। ठीक है, तो ये सब आप कमेंट करने के बजाय ना अपनी स्टडी में ज़्यादा ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम 29 अगस्त को होगा, संडे के दिन। ठीक है, तो ये सब बार बार वही क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर भी नहीं पाता, और जो कमेंट थोड़े अलग होते हैं जिनमें मुझे लगता है कि ये बताना चाहिए, तो मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। इसका सिलेबस क्या है ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, इतिहास को हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला जो है वो प्राचीन भारत का इतिहास है, दूसरा जो है वो है मध्यकालीन इतिहास, और जो तीसरा है वो है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। और जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो ये तीसरा पार्ट ही है, आधुनिक भारत का इतिहास। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते, इसलिए समय की कमी होने के कारण जो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो है आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत का इतिहास लगभग 30 वीडियोस में खत्म होगा। 30 वीडियो जो लगभग 2-2 घंटे के होंगे, या 1-1 घंटे, 1-1 2-2 घंटे के वीडियो होंगे, उसमें ये 30 दिनों में जाके खत्म होगा, जिसको मैं प्रयास करूंगा केवल एक दिन में समझाने का। तो मैं केवल फैक्ट्स में चलने वाला हूं। जो लोग कभी इतिहास पढ़े होंगे, जो सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे होंगे या सीजी पीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, उन लोग जरूर इतिहास पढ़े होंगे, तो उनको ये आइडिया होगा कि इतिहास कितना बड़ा है। मतलब प्राचीन भारत का इतिहास जो पार्ट 1 है वो अगर पढ़े ना तो 15 दिन का समय लगेगा। मध्यकालीन इतिहास भी लगभग 15 दिन का समय लेगा। और आधुनिक भारत का इतिहास जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जितने भी एग्जाम होते हैं ना, इन इतिहास के तीनों खंड में से जो सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं वो है आधुनिक भारत का इतिहास से। तो ये जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो लगभग 30 दिनों का सिलेबस है, और इसे मैं एक दिन में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं फिर से कहूंगा, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो पसंद आए ना तो जरूर लाइक करना, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आधुनिक भारत का इतिहास को एक वीडियो में या ज्यादा 2 वीडियो में इसे पूरा करने का कोशिश करूं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट कहां से होता है। तो एक बार इतिहास को हम लोग, या पूरे इतिहास को स्टार्टिंग से लेकर एक बार समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने बताया, इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। जो पहला है वो है प्राचीन भारत का इतिहास। इस प्राचीन भारत के इतिहास में ना वेद हो गया, मतलब हम लोग वैदिक युग से या सिंधु सभ्यता से स्टार्ट करते हैं, और सिंधु सभ्यता से स्टार्ट करने के बाद वैदिक काल पढ़ेंगे। इसमें वैदिक काल पढ़ने के बाद हम लोग जाएंगे महाजनपद काल, फिर उसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद मगध साम्राज्य देखेंगे। मगध साम्राज्य में अंतर्गत पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य को। ये सब पढ़ने के बाद हम लोग उत्तर मगध की ओर, मतलब गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। ये सब बेसिकली इसमें पढ़ा जाता है प्राचीन भारत में। तो प्राचीन भारत में ना जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं इस प्राचीन भारत में, उसमें जितने भारतीय शासक हैं, मुख्यतः भारतीय शासकों के बारे में पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद आता है
जो इतिहास का दूसरा खंड, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्यकालीन। मध्यकालीन भारत का इतिहास। इस इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं मुस्लिम जो शासक हुए, दिल्ली साम्राज्य हो गया जिसको हम लोग दिल्ली सल्तनत बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। और इसमें पढ़ते हैं मुगल को। मतलब यहां से मध्यकालीन इतिहास में केवल जितने मुस्लिम इन्वेडर हुए, जितने मुस्लिम मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण करके अपनी साम्राज्य स्थापना की, जैसे दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल हो गए, ये सब पढ़ते हैं। और मुगल के बाद, मतलब जैसे ही यहां पर मुगल के जो साम्राज्य में एक शासक होते हैं औरंगजेब, औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो शासक हुए उनको हम लोग बोलते हैं उत्तर मुगल शासक। और वहीं से स्टार्ट हो जाता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का इतिहास, मतलब इसको अगर हम लोग एकदम शॉर्ट में समझें तो इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। प्राचीन भारत में जितने देशी राजा हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। मध्यकालीन में जितने मुस्लिम शासक हो गए, अब भारत का कब्जा मुस्लिम शासकों के पास आ गया, उसको बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास। और आधुनिक भारत में हम पढ़ते हैं कि भारत पे कब्जा अंग्रेज कर जाते हैं, मतलब जो यूरोपीय हैं वो अपना कब्जा जमा लेते हैं, तो वो इतिहास कहलाता है आधुनिक भारत का इतिहास। और हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है आधुनिक भारत का इतिहास, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न यहीं से बनता है, आधुनिक भारत के इतिहास से। तो चलिए यहीं स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो जैसे मैंने बताया, औरंगजेब की मृत्यु के बाद ना जो मुगल साम्राज्य है उसका पकड़ भारत पे कमजोर होने लगा, क्योंकि जो उत्तर मुगल शासक हुए हैं इनका नाम हम लोग देखेंगे, ये इनका जो ध्यान था साम्राज्य पर केंद्र ना होकर अन्य जगह पर था, वो हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत। तो जैसे ही मुगल अब कमजोर पड़े, और मुगल के कमजोर होने के बाद जो उनके क्षेत्र थे जहां पर उनके प्रतिनिधि काम कर रहे थे, वो अपने आप को क्या करने लगे, स्वतंत्र करने लगे। तो इस प्रकार अगर ये एक मुगल का क्षेत्र है, यहां पर मुगल का शासन था, और ये हो गया दिल्ली का क्षेत्र जहां पर उनकी राजधानी थी, तो इस दिल्ली से समूचे क्षेत्र पे तो राज्य नहीं कर सकते, तो वे विभिन्न क्षेत्रों पे अपने शासक या अपने प्रतिनिधि को या अपने गवर्नर को छोड़ देते थे शासन करने के लिए। जैसे ये एक क्षेत्र है अवध का, अब ये अवध पे सादत खां मुगल के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे यहां पर। लेकिन जैसे ही देखिए कि मुगल अब कमजोर हो गए, तो सादत खां ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। समझ रहे हैं आप? तो इसी प्रकार ये जितने स्वतंत्र हुए शासक, इनके नाम एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो अवध की स्थापना किसने की? सादत खां ने। हैदराबाद चिनकलिज खां, जिसे हम लोग निजाम उल मुल्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपको कर्नाटक याद रखना है, सादुतुल्ला खां। ठीक, बंगाल में मुर्शिद कुली खां। ये सब शासक हुए जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र किया और इन जगह पे अपनी साम्राज्य की स्थापना की। ये प्रश्न बनता है एग्जाम में, प्रश्न बन जाएगा कि अवध के संस्थापक कौन थे, या अवध में स्वतंत्र रूप से अपना साम्राज्य स्थापित करने वाले शासक कौन थे। तो ये चार ऑप्शन में से आपको चूज करना है सादत खां को। ठीक, तो इसमें ये 6 आपको याद कर लेना है। अब इतिहास है, तो इतिहास में बेसिकली आपको फैक्ट याद करने हैं, राजाओं के नाम याद रखने हैं, डेट याद रखना है। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में डेट का मैं चर्चा ना करूं। अब हम लोग क्या करते हैं, जो उत्तर मुगल कालीन जो सम्राट थे मुगल के, मुगल सम्राट थे औरंगजेब के बाद, उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मुगल जो साम्राज्य के संस्थापक थे वो थे बाबर। बाबर, सो बाबर के बाद जो शासक हुए उसको याद करने में आपको एक तरीका बता देता हूं। BHA भाजशाह, SHA, ये ट्रिक से आप याद रख लेना। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और ये औरंगजेब। H नहीं आएगा यहां पर, A आएगा, औरंगजेब। तो ये मुगल कालीन जो प्रमुख शासक हैं जिनके बारे में आप पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास में, वो ये हैं। बाबर जो कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक हैं, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक, तो इनके बाद जो शासक हुए उनको बोलते हैं उत्तर मुगल कालीन शासक या सम्राट, जो कि काफी कमजोर थे।
इसी स्थिति का फायदा उठाकर जो अभी हम लोग देखें कि विभिन्न जो प्रतिनिधि हैं, मुगल के प्रतिनिधि हैं, जो अपने आप को क्या कर लिए, स्वतंत्र कर लिए और एक स्वतंत्र शासन व्यवस्था वहां से उन्होंने स्टार्ट किया। तो उत्तर मुगलकालीन सम्राट को भी एक बार देख लो। पहला है बहादुर शाह, फिर जहांदर शाह, फर्रुखशियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। इस प्रकार जो अंतिम मुगल सम्राट है इनका नाम आपको एग्जाम में दिखेगा। तो ये है बहादुर शाह जफर, इनका नाम याद रख लेना आप। अब इनके कुछ उपनाम भी हैं, ये भी एग्जाम में बनता है। जैसे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह को शाह ए खबर, शाह ए खबर नामक उपनाम से पुकारा जाता था। इसी प्रकार जहांदर शाह को लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई थी, लंपट मूर्ख। मुहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। ये मोहम्मद शाह के टाइम ही ईरान के जो बादशाह थे या सम्राट थे जिनका नाम था नादिर शाह, इनका नाम याद रखना आपको, नादिर शाह। इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था और भारत पर आक्रमण करके मुगलों की सेना को हराकर इन्होंने लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां ने एक तख्ते ताउस बनवाया था जिसको हम लोग बोलते हैं मयूर सिंहासन। उसमें मयूर सिंहासन में ना मुगल सम्राट लोग बैठते थे, उनका सिंहासन था वो मयूर सिंहासन, और 70 करोड़ रुपए का धनराशि ये नादिर शाह अपने साथ ईरान ले गया था। और इसके साथ ही जो मतलब तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन के साथ ही जो कोहिनूर हीरा है वो कोहिनूर हीरा अपने साथ ईरान या फारस लेकर चला गया था। तो यहां से प्रश्न एग्जाम में जरूर बनता है कि वो कौन सा शासक है, मुगल शासक, जो अंतिम बार उस मयूर सिंहासन में बैठा है। तो वो कौन है? मुहम्मद शाह। शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां के बाद ये सब बैठे हैं। लेकिन जो अंतिम शासक है, जो तख्ते ताउस पे या उस मयूर सिंहासन पे जो शासक बैठा है, उसको नाम क्या था? मुहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह के कार्यकाल के दौरान ही नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर उस तख्ते ताउस और उसके साथ कोहिनूर हीरा ये अपने साथ लेकर चला गया। आपको ये फैक्ट याद रखना है। अब यहां पर आपको एक युद्ध याद रखना है, इसे बोलते हैं पानीपत का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। जो कि 1761 ईस्वी में हुआ है। ये युद्ध किनके मध्य हुआ है ये पहले आप याद रखिए। तो ये युद्ध 14 जनवरी 1761 को पानीपत में, जो कि दिल्ली के बहुत पास है का क्षेत्र है, वहां पर ये युद्ध हुआ था। मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के एक शासक थे जिनका नाम था अहमद शाह अब्दाली। इनके मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। अब यहां पर पानीपत का 3 युद्ध हुए हैं, ये तृतीय हो गया, तीसरे नंबर का। मैं आपको पहला और दूसरा भी यहीं बता देता हूं क्योंकि ये भी बहुत काम के हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, या प्रथम लिख देता हूं, प्रथम युद्ध। जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ना, ये बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, क्या बाबर बनाम इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। ठीक है, ये इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत के शासक थे और बाबर ने इस युद्ध को जीता और जीत के दिल्ली सल्तनत को खत्म कर एक नए मुगल वंश की नींव रखी। ठीक, फिर बाबर के बाद हुमायूं, फिर हुमायूं के बाद अकबर शासक हुए।
जो हमने देखा एक सीक्वेंस में भाजसा नाम से, मैंने आपको नाम याद करने का ट्रिक भी बताया। ठीक है, तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध कैसा युद्ध था? निर्णायक युद्ध था। क्यों निर्णायक था? क्योंकि यहीं से दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ और भारत में एक नया साम्राज्य जो नींव रखा, जो कौन सा था? मुगल साम्राज्य। ठीक, ये आपको याद रखना है। और यहीं पर आप पानीपत का जो दूसरा युद्ध है, द्वितीय युद्ध है, उसको भी देख लो। ये हुआ था 1556 में। 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य या मुगल सम्राट अकबर और दिल्ली के जो अंतिम हिंदू शासक थे, हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य, इनको हम लोग बहुत लोकप्रिय, इनका नाम है हेमू, इनके मध्य हुआ था। इसमें अकबर विजयी हुए। ठीक है, ये भारत के मतलब दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे। तो ये 3 युद्ध आपको याद रखना है। तो ये जो तीनों युद्ध में जो तीसरा युद्ध था ना, ये आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, और ये जो प्रथम और द्वितीय है, ये आप लोग मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको आगे ले चलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो बहादुर शाह जफर है, जो अंतिम मुगल सम्राट थे, देखे थे ना उसको यहां पर, बहादुर शाह जफर, ये अंतिम मुगल सम्राट थे। हुआ क्या, ये 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े दिल्ली से। तो 1857 क्रांति के दबाने के बाद अंग्रेज ने उस कुशलतापूर्वक दबा दी उस क्रांति को। तो जैसे ही उस क्रांति को दबाया अंग्रेजों ने, उसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया, रंगून के जेल में। ठीक, तो इस प्रकार मुगल साम्राज्य का क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन देख लेते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले कंपनी आया वो है पुर्तगाल 1498 में, दूसरा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, तीसरा डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, अंग्रेज आए थे 1600 में, डच आए थे 1602 में, डैनिश 1616 में। आपको इसमें जो याद करना है वो ये याद करिए, पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच, ये 4 ही याद करिए। ठीक है, बाकी से उतने प्रश्न नहीं बनते। ठीक, एग्जाम में ऐसा बन सकता है कि सबसे पहले कौन आए, तो 1498 में पुर्तगाली आए। सबसे बाद में कौन आए, तो ये स्वीडिश ऑप्शन में रहा, तो स्वीडिश को टिक लगाना। लेकिन स्वीडिश ऑप्शन में नहीं रहा, जनरली नहीं होता है, तब आपके ऑप्शन में होता है फ्रांसीसी। तब आपको फ्रांसीसी को मारना है कि सबसे बाद में कौन सी कंपनी भारत आई, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ऑप्शन में फ्रांसीसी और स्वीडिश दोनों है, तब आपको स्वीडिश मानना है। स्वीडिश का ध्यान भारत पे ना होकर एक तरफा ध्यान उनका चीन पे था। ठीक है, तो वो चीन के साथ अपना बिजनेस व्यापार कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन में स्वीडिश जनरली नहीं होता है, लेकिन अगर हुआ तो आपको स्वीडिश ही टिक मारना है। ठीक है, अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए। चलो, ये यहां पर लिखा है वो याद रख लेना, कंपनी का किस प्रकार बना। अब देखना, तो 1498 में 1498 में जो पुर्तगाल या पुर्तगाली नाविक जो सबसे पहले भारत पहुंचा या जिसने भारत की खोज की, उसका नाम एग्जाम में बनता है और बहुत ही फेमस, आप लोग सब जान रहे होंगे, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली नाविक था। नाविक का मतलब जो नाव चलाता है। तो उसने अपने समुद्री जहाज के माध्यम से भारत को खोजा। ठीक है, लेकिन इससे पहले 1498 से पहले एक और आपको फैक्ट याद रखना है, 1492, ये डेट भी याद रखना है आपको। 1492 में स्पेन का एक नाविक था, स्पेन
स्पेन का एक नाविक था जो भारत की खोज करने निकला, उसका नाम था कोलंबस। ये भी आप लोग सुने होंगे, कोलंबस। वो निकला तो भारत की खोज करने, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से वो भारत की खोज ना करके अमेरिका की खोज किया। ये प्रश्न बनता है, इसने अमेरिका की खोज की 1492 में। उसके बाद पुर्तगाली जो नाविक थे उनका नाम क्या था, वास्को डी गामा। वो 1498 में भारत की खोज करने निकले और भारत के कालीकट बंदरगाह जो कि केरला में है, कालीकट बंदरगाह पहुंचे। और कालीकट की बंदरगाह पहुंचकर कालीकट के जो स्थानीय शासक थे जिनका नाम था जमोरिन, जमोरिन इन्होंने जमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। ठीक, अब वास्को डी गामा भारत से कुछ व्यापार किए। वो यहाँ के मुख्यतः काली मिर्च, जो स्पाइसेस होता है काली मिर्च को खरीद कर वापस कहां गए, पुर्तगाल गए, और पुर्तगाल में उस काली मिर्च को बेचा। और बेचने के बाद उन्हें ऐसा कहा जाता है 60 गुना मुनाफा हुआ, मतलब 60 गुना फायदा हुआ। तो अब इतना ज्यादा फायदा हुआ तो पुर्तगाली वापस आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इनका आना जाना अब स्टार्ट हो जाएगा भारत में। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, अब यहां पर आप एक चीज नोट करना कि कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है और उन्होंने अपना कंपनी का जो स्थापना किया उसका क्रम क्या है, ये जरा नोट कर लेना। ये काम क्या है, सबसे पहले जो कंपनी भारत आई वो है पुर्तगाल, मैंने बताया 1498 ईस्वी में। दूसरा डच, जिसे हम पोलैंड बोलते हैं, ये 1595 में। तीसरा अंग्रेज, जो सबसे बड़े खिलाड़ी थे ना वो अंग्रेज थे। ये 300 साल तक भारत में शासन किए। फिर चौथा फ्रेंच या फ्रांस, ये 1664 में है। ये उनके आगमन का क्रम है, याद रखना, ये उनके आगमन का क्रम है। अब इनकी कंपनी की स्थापना का क्रम, तो कंपनी की स्थापना के क्रम में पहला आपको नाम याद रखना है पुर्तगाल। इन्होंने 1498 में ही पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। दूसरा जो उसका नाम आपको याद रखना है वो है अंग्रेज। इन्होंने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में की। और तीसरा डच, इन्होंने 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में की। और चौथा है फ्रांसीसी, इन्होंने 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अब ये जो दूसरा और तीसरे नंबर का क्रम है ना वो थोड़ा चेंज हो गया है। ये काम डच यहां पहुंच गए और अंग्रेज यहां पहुंच गए। ठीक है, ये उनके आगमन का क्रम है, भारत में आगमन का क्रम। और ये उनकी कंपनी, अब आए हैं तो अपनी कंपनी भी लेके आएंगे ना, तभी तो बिजनेस कर पाएंगे। कंपनी तो सामान खरीदेगा। अब पुर्तगाल का जो राजा है या जो रानी है वहां की या जो राजा है वो तो डायरेक्ट आके यहाँ से सामान खरीद के पुर्तगाल बेचेंगे नहीं ना। तो उन्होंने कंपनी हायर किया और कंपनी भारत में आके स्थापना हुआ। और कंपनी के जो कर्मचारी थे वो कर्मचारी यहां से सामान खरीद के अपने अपने देश जाके बेचते थे और मुनाफा कमाते थे। और मुनाफे का एक हिस्सा वहां के जो अधिकारी है, मेन अधिकारी या राजा है, उनको देते थे। ठीक है, ये कंपनी हो गया। तो ये उनके आगमन का क्रम है। जो डच है ना वो भारत आया 1595 में, लेकिन उसका ध्यान इंडोनेशिया साइड ज्यादा था, इसलिए वो थोड़ा इंडोनेशिया में अपना व्यापार कर रहा था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज 1600 में पहुंचा उसने 1600 में ही भारत में अपनी कंपनी की स्थापना कर दी। और उसके बाद 2 साल बाद डच ने भारत में अपनी कंपनी की स्थापना की। ठीक है, ये याद रखना। अब यहां पर एक फैक्ट और बताऊंगा, डेट याद नहीं होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेट याद नहीं कर पा रहे हो मत करो, लेकिन ये क्रम याद रख लेना क्योंकि ये पूछा जाता है
और यहां पर एक फैक्ट आपको याद रखना है कि पुर्तगाल ने अपनी सबसे पहले कोठी बनाई, कोठी मतलब उनकी फैक्ट्री, तो ये अपनी फैक्ट्री बनाई कोचीन में, पहली फैक्ट्री कोचीन में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई और दूसरी मसूलीपट्टनम में। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाई, पट्टनम। फ्रांसीसी ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई और दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाई, जिसे मछलीपट्टनम भी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक बात आपको आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा बहुत सबको पढ़ते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पुर्तगाल को। जिस स्पीड से मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको ना, अगर इसी स्पीड से पढ़ाऊंगा तो इतिहास का कम से कम 10 वीडियो बनेगा, 10 से 12 वीडियो बनेगा, जिस स्पीड से मैं अभी जा रहा हूं। ठीक है, तो इस स्पीड से मैं जाऊंगा तो इतिहास आपका कंप्लीट होगा ही नहीं, तो मुझे थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा। अब थोड़ा फास्ट जाऊंगा तो समझ में आना कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा फास्ट ही चल रहा हूं। अब पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली में बारे में पढ़ते हैं। 1498 में वास्को डी गामा पहुंचा, पहला। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, इसका चक्कर काटते हुए वो भारत पहुंचे। जैसे ये हो गया यूरोप, ये हो गया अफ्रीका, वैसे अफ्रीका यूरोप ऐसे यहाँ लैंडमार्क से जुड़े भी हैं, और ये हो गया एशिया, ये एशिया, और ये अपना भारत का हिस्सा, ये वाला। तो ये है यूरोप, ये है अफ्रीका, और ये है एशिया। ठीक, अब ऐसे नाव के माध्यम से, जहाज के माध्यम से वैसे घूमते हुए एशिया में भारत तक पहुंचे। तो ये वाला जो मार्ग है, ये जो इलाका, ये जो क्षेत्र है, इसको हम लोग बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप। और ये जो मार्ग है, इस मार्ग को हम लोग बोल देते हैं कैप ऑफ गुड होप मार्ग। तो इस मार्ग से पुर्तगाली भारत तक पहुंचे। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। अब इनके पुर्तगालियों के जो प्रमुख वायसराय हुए, उनके नाम आप याद रख लो, एक एक दो दो। पहला है अल्मीडा, अल्मीडा ये पहले वायसराय थे, 1505 से 1509 तक भारत में रहे। इनकी एक पॉलिसी थी जो बहुत ही फेमस हुई, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल का पॉलिसी, नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, इनका याद रख लेना। जो दूसरे गवर्नर या फिर वायसराय हुए, उनका नाम था अल्बुकर्क, अल्बुकर्क। इन्होंने क्या किया, जो बीजापुर के शासक थे जिनका नाम था आदिल शाह, इनसे युद्ध कर गोवा छीना। अब गोवा पुर्तगालियों का कब्जा हो गया, गोवा पे 1510 में, 1510 ईस्वी में। अब एक चीज, एक फैक्ट यहां पर नोट करना, गोवा पुर्तगालियों के पास 1510 ईस्वी में आया, और कब तक रहा, तो ये आजादी के बाद, भारत के आजाद होने के बाद भी गोवा जो है पुर्तगालियों के पास था। और कब तक था, 1961 तक, 1961 तक पुर्तगालियों के पास था। इसको याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद और आगे देखिए, इसमें और जो फैक्ट है, जो एक और वायसराय हुए, उनका नाम है नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ने अब क्या किया, जो राजधानी, सॉरी, जो गोवा को पर कब्जा कर लिया था, उस गोवा को अपनी राजधानी बनाए। तो गोवा अब क्या हो गया, पुर्तगालियों की राजधानी। और इसके साथ ही नीनो डी कुन्हा ने दमन एंड दीव पर भी कब्जा कर लिया, और ये दमन दीव भी गोवा के साथ 1961 तक पुर्तगालियों के पास रहा। ठीक है, उसके बाद आते हैं डच के बारे में थोड़ा पढ़ लें। डच लंबे समय तक भारत में नहीं रहे, ये भारत में आए, और भारत में आने के बाद इनका जो इंटरेस्ट था वो भारत के सूती वस्त्रों पे था। वो सूती वस्त्रों का क्या करते थे, व्यापार करते थे। फिर 1759 में, 1759 ईस्वी में एक वेदरा का युद्ध हुआ, अंग्रेज और डचों के मध्य। अब युद्ध तो होगा ना, दो व्यापारी हैं तो प्रतिस्पर्धा होगा।
और प्रतिस्पर्धा हो रहा है, मतलब कंपटीशन हो रहा है, तो आपस में इनके बीच लड़ाई तो होगा ना। तो एक वेदरा का युद्ध हुआ था, बंगाल के निकट एक जगह है वेदरा। तो वेदरा के युद्ध में डचों की हार हो गई। अब डच हार गए तो अंग्रेज जीते ऑब्वियसली, तो अंग्रेजों ने डचों को भगा दिया भारत से। ठीक, अब उसके बाद पढ़ेंगे अंग्रेज के बारे में थोड़ा। अब इसमें जो प्रमुख फैक्ट है उसको मैं बता दूं। अंग्रेज सन 1600 ईस्वी में क्या हुआ था ना, जो ब्रिटेन की महारानी थी जिनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम, इन्होंने एक रॉयल चार्टर जारी किया और उस चार्टर के माध्यम से यहाँ के कुछ जो व्यापारी थे उन्हें पूर्वी देशों में कौन कौन आ जाएगा, भारत आ जाएगा, इंडोनेशिया, चीन, ये सब आ जाएगा। तो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक अधिकार पत्र दिया। ठीक है, तो सन 1600 में उन्हें अधिकार मिला कि आप भारत जाकर या पूर्वी देश जाकर व्यापार करिए और वहां पर व्यापार करने के साथ साथ अपनी कंपनी स्थापन करिए। कंपनी स्थापन करने के साथ अपने अपने पास एक छोटा सेना रखिए जिसमें आप छोटे मोटे युद्ध भी लड़ सकते हैं। तो ये अधिकार उन्होंने मतलब एलिजाबेथ ने 15 साल के लिए, 15 वर्ष के लिए ये अधिकार वहां के जो व्यापारी थे उसे दिया। ठीक है, तो ये याद रखना। अब एक चीज आपको याद रखना है, 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस, इनका नाम याद रखना है आपको, कैप्टन हॉकिंस, ये जहांगीर के दरबार में पहुंचे अधिकार के लिए, मतलब अधिकार के लिए नहीं, आज्ञा प्राप्ति के लिए। आज्ञा किस लिए? क्योंकि जहांगीर मुगल के शासक थे, मतलब मुगल शासक मतलब पूरे भारत के शासक थे। अब भारत में उन्हें बिजनेस करना है अंग्रेजों को, तो आज्ञा तो लेना ही पड़ेगा ना राजा से, तो राजा से आज्ञा लेने पहुंचे। तो इसके पीछे कहानी थी, जब कैप्टन हॉकिंस निकले ना, तब उस समय भारत के शासक थे अकबर। तो कैप्टन हॉकिंस अकबर से मिलने के लिए बाहर निकले थे अंग्रेज ब्रिटेन से। लेकिन 1605 में क्या हुआ, अकबर की मृत्यु हो गई और अकबर की मृत्यु के बाद जो अगले शासक बने वो थे जहांगीर। ठीक, तो तब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार पहुंचे। ठीक है, लेकिन संदेश किसके नाम से लेके आए थे? वो लेके आए थे अकबर के नाम से। ठीक है, ये छोटा सा फैक्ट है, इसे याद रख लेना। फिर आगे देखते हैं। अब यहां पर एक 1717 की घटना याद रखनी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1717 में बहुत शॉर्ट में जा रहा हूं, बहुत कुछ चीजें छोड़ रहा हूं जो बहुत काम का है, उसे ही आपको बता रहा हूं। 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह हुए फर्रुखसियार, जिसको हम लोग देखे थे, फर्रुखसियार। फर्रुखसियार के दरबार में अंग्रेजी दूत पहुंचे, जॉन सरमन ये पहुंचे। और जॉन सरमन ने क्या किया, फर्रुखसियार से कुछ आज्ञा मांगा कि मैं यहां पर बिजनेस करना चाह रहे हैं, हम लोग यहां पर व्यापार करना चाह रहे हैं, इस जगह पे व्यापार करना चाह रहे हैं, इस जगह पे सोने के सिक्के ढालना चाह रहे हैं। तो फर्रुखसियार से कुछ आज्ञा माना, तो फर्रुखसियार ने एक फरमान भी जारी कर दिया। अब वो फरमान क्या था, इसको देखना। पहला ये था कि 3000 रुपए वार्षिक कर, मतलब 3000 रुपए पर ईयर का टैक्स था। इसके बदले बंगाल को क्या कर दिया, अंग्रेजों को दे दिया फ्री ट्रेड के लिए। फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको टैक्स नहीं देना है, वन टाइम टैक्स पे करना है हर साल 3000 रुपए, फिर आप वहां व्यापार करिए बंगाल में। हम मतलब मुगल उसमें कोई दखल अंदाज नहीं करेगा। दूसरा, 10,000 रुपए वार्षिक कर के बदले सूरत दे दिया। जिस प्रकार बंगाल 3000 रुपए वार्षिक कर पे दिया, उसी प्रकार 10,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से सूरत को दे दिया। और बंबई में कंपनी क्या करती थी, सिक्के ढालती थी, उस सिक्के को पूरे भारत में चलाने की अनुमति दे दी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फरमान था। तो इस फरमान को ब्रिटिश इतिहासकार कहते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महाधिकार पत्र। एक होता है अधिकार पत्र हुआ, एक महाधिकार पत्र, हमको इतना सारा अधिकार दे दिया इतने कम रुपए में
तो उसे बोलते हैं मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा किसने जारी किया था? सन 1717 में फर्रुखशियर, मुगल बादशाह फर्रुखशियर। कौन से अंग्रेजी दूत थे? तो जॉन सरमन। ये सब आपको याद करना है, याद रखना है, ठीक है। जो अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट है ना, मैं वही आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक घटना और थी 1661 की। 1661 में क्या हुआ था ना, ब्रिटेन के राजकुमार जिनका नाम था चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय, इनकी शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हो गया। तो ये पुर्तगाल और ब्रिटेन में हो रहा था ना, इसका भारत से लेना देना कुछ नहीं था। ब्रिटेन की जो शासक राजा थे चार्ल्स, और पुर्तगाली की जो राजकुमारी थी कैथरीन, इनका विवाह हुआ। तो इसको भारत से क्या लेना देना? भारत से लेना देना है। उस समय पुर्तगालियों के पास था बंबई, और पुर्तगालियों ने बंबई को दहेज के रूप में ब्रिटेन को, मतलब चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। अब सोचो, शादी इन लोग कर रहे हैं यहां पर यूरोप में, ये यूरोप हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया, अब ये कनेक्टेड है यहां से लैंड से, ये अफ्रीका हो गया, अब ये हो गया एशिया। शादी इन लोग यहां कर रहे हैं, इस क्षेत्र में शादी कर रहे हैं यूरोप में, और दहेज दे रहे हैं। ये भारत हो गया, अब ये भारत का बंबई, ये बंबई, बंबई दहेज में दे रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये याद रख लेना कि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ, और बंबई का क्षेत्र है वो ब्रिटिश को दहेज के रूप में मिल गया। बाद में बंबई के को जो ना, बंबई यहां पर है चार्ल्स द्वितीय इस क्षेत्र में, ये यूरोप में, तो बंबई को करेगा भी क्या? तो वो 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया बंबई को। तो इस प्रकार बंबई अब किसके हाथ में आ गया? ब्रिटेन की जो कंपनी है, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार कर रहे हैं, उनके पास बंबई आ गया, ठीक है। ये याद रख लेना। अब अंग्रेजों ने जो प्रमुख किले बनाए, किले मतलब क्या करते थे ना, अपने जहां पर अपनी कोठी बनाए थे, व्यापारिक कोठी, उस कोठी के चारों ओर किला बंदी कर देते थे सिक्योरिटी के लिए। तो उस जो किले बने, प्रमुख किले, मद्रास में बना है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये सब याद रखना है, ये एग्जाम में बनता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये किला मद्रास में बना। दूसरा किला उन्होंने बनाया कलकत्ता में, फोर्ट विलियम किला। ये पहला किला एक्चुअली बनाया था उन्होंने, फोर्ट विलियम किला, ये फर्स्ट किला था कलकत्ता में जो बनाया गया था, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। और जो ये फोर्ट विलियम जो किला है ना, ये इसके जो प्रमुख थे उनका नाम आपको याद रखना है, चार्ल्स आयर। ये प्रश्न बना हुआ है, चार्ल्स आयर। और तीसरा एक किला का नाम याद रख लेना, फोर्ट लुई, ये पांडिचेरी में था। जितना अभी तक पढ़े ना, ये आधुनिक भारत के इतिहास का 0.5% है, मतलब अभी 99.5% पढ़ना बचा है, जिस स्पीड से चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि फैक्ट तो बहुत है यार, बहुत फैक्ट है। तो मैं छाटू भी कैसे? मैं छाट छाट के ही पढ़ा रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अधिकतर बनते हैं वही बता रहा हूँ। लेकिन इसके बाद भी लगभग 30 मिनट तो हो ही गया होगा। इस 30 मिनट की वीडियो में हम लोग केवल 0.5% पढ़े हैं, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा हो सकता है, अब मुझे भी लग रहा है कि मैं जितना भी फिल्टर कर लूँ, वीडियो तो बड़ा होगा ही। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखेंगे थोड़ा। ये लो, मेरे यहाँ हो गया लाइट गोल। अब ना चाहते हुए भी मुझे वीडियो यहाँ पर पॉज करना पड़ेगा, क्योंकि लाइट गोल होने में थोड़ा दिक्कत ये है, अब मैं देखूंगा कैसे, जो मुझे याद है मैं वो बता पाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ छूट जाएगा ऐसे में। तो ये वीडियो यहीं पर पॉज कर रहा हूँ मैं, इसके बाद मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। दो वीडियो ना बना के 3 वीडियो बनेगा, एक तो छोटा ही हो गया ये, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा कमेंट करके बता देना, हिस्ट्री समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं आज ही बताऊंगा, ठीक है। ये अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसके बाद मैं शाम तक, आज शाम को इंग्लिश का भी टेस्ट आपको मिलेगा, है ना, इंग्लिश का टेस्ट होगा आज,
वो अपलोड कर दूंगा, और उसके बाद ये हिस्ट्री का वीडियो मैं कोशिश करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन्हीं को लेते हुए चलूं। ठीक है, तो चलिए शाम को मिलता हूँ, आज शाम को। और जो करंट का वीडियो है, करंट अफेयर का वीडियो है, वो भी आएगा। उसको मैंने लगभग आधा प्रिपेयर कर लिया है, आधा उसमें काम और बचा हुआ है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग शाम को।